हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की थर्ड क्विज में। तो थर्ड क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि AIPMT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जाता है, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है। तो उसकी उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, तो क्या कर रहा है, जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति को फाइंड आउट करना है। विकिरण की आवृत्ति होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनिक ऊर्जा, यानी कि जो एनर्जी, जो हाइड्रोजन परमाणु इसके लिए जो एनर्जी है वो दी हुई है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल दी हुई है, और H का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। और हमको कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। समझ पा रहे हो, एनर्जी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो बहुत ईजी सवाल है। ओके, एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, हम बात करते हैं जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में होती है ना, तो एनर्जी फोटोन के रूप में होती है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और न्यू क्या है यहाँ पर, अगर हम न्यू की बात करें, ये जो म्यू है, ये म्यू वो क्या है यहाँ पर, वो आवृत्ति है। E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है। और हमको पूछा क्या है, आवृत्ति ही पूछी है, वो जो विकिरण होगी उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर म्यू की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E/H हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/H, और E का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू ये रहा एनर्जी का, और H का वैल्यू भी दिया हुआ है, H का वैल्यू ये रहा। बस आगे कैलकुलेशन करनी है। तो E का वैल्यू कितना है, 2.18 इंटू 10⁻18, और H का वैल्यू ये रहा 6.625 इंटू 10⁻34। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 3 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आता है 29 में, तो 3.2 इंटू 10⁻15, ये हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेकंड सही होगा, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, इतना आंसर आता है 3.08 इंटू 10⁻15, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। क्लियर। तो देखियो यहाँ पर क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछी थी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू होती है, और म्यू क्या होती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। ओके, और हमको फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/H, और E का वैल्यू दिया हुआ है और H का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास हम इजीली हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.66 किलोग्राम का एक बॉल 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। क्लियर। इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होगी। हमें एक बॉल है, उसका मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है, और हमको पूछा गया कि उसका वेवलेंथ क्या होगा। उस बॉल की वेवलेंथ निकालनी है। AIPMT 2010 में आया क्वेश्चन कि हमें उस बॉल की वेवलेंथ निकालनी है। समझ पा रहे हो, 0.66 किलोग्राम है उस बॉल का वेट, और वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और हमें निकालनी है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो बहुत ईजी है, हम वेवलेंथ के लिए एक टर्म यूज करते हैं H/P। वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू H/P होता है, और P यहाँ पर क्या है, मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो इसी फार्मूले को हम H/mv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास H भी है, M भी है और V भी है। H कितना होता है, H का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, और M का वैल्यू 0.66 इंटू V का वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकंड, तो V का वैल्यू कितना आएगा 100। तो इन सबको हम सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर आता है वो होता है 1 इंटू 10⁻35 मीटर। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा यहाँ पर। क्लियर। इसको हम सॉल्व करते हैं जब मैथ से, तो हमारे पास आंसर आता है 1 इंटू 10⁻35 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा जो वेवलेंथ है उसका फार्मूला H/P है, तो P मोमेंटम होता है, P इज इक्वल टू mv होता है। हमारे पास H भी है, M का वैल्यू भी और V का वैल्यू भी है, सारे वैल्यू हमने रख दिए और फिर मैथ्स अप्लाई किया, तो जो आंसर आता है वो होता है 1 इंटू 10⁻35 मीटर, जो कि वेवलेंथ होगी उस बॉल की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
यदि n इज इक्वल टू 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। AIPMT प्री 2011 में आया क्वेश्चन कि यदि n इज इक्वल टू 6 है तो इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम होगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ हमें। जब n इज इक्वल टू 6 होता है तो अपन क्या लिखते हैं, ध्यान देना, n इज इक्वल टू 6 हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर n इज इक्वल टू 6 मान ले तो 6s2, क्लियर। 6s2 के बाद क्या आता है उस सीरीज में, 4f14, क्लियर। फिर क्या आता है 5d 10 और फिर 6p6, क्लियर, समझ पा रहे हो। 6s2 n इज इक्वल टू 6 हो तब क्या होता है, 6s2 4f14 5d 10 और 6p6 ये होता है। तो 6s2 यानी कि n इज इक्वल टू 6, तो पहले वो ns, सबसे पहले क्या आएगा ns, तो इसकी जगह कौन सा हो जाएगा ns हो गया। और यहाँ पर ये कितना है 4f है, यानी कि n-2, n इज इक्वल टू 6 है तो 6 में से 2 गया तो 4, तो ये कितना है n-2f है, क्लियर। और ये कितना है 5 है, यानी कि n-1 d है, n-1 कितना है d है। और ये कितना है np, क्योंकि तो n6 ही है तो ये कितना हो गया np। तो सबसे पहले कितना है ns, फिर n-2f है, फिर n-1 d और फिर np है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ns और n-2f, ये रहा n-1 d और np, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्लियर यहाँ तक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Cr परमाणु क्रमांक, Cr क्रोमियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ 24 और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पर Cr+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। क्रोमियम है, उसमें कहा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपन, तो क्या होगा वो Cr+2 हो जाएगा। तब उसमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम 24 नंबर पे होता है तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए काउंट कर लीजिए, 6 और 4 12 6 18 20 और 24 है ना, तो 6 और 4 10 12 6 18 19 और 4 24, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने 4s1 3d5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो यहाँ पर 4s1 3d5 आता है क्योंकि हाफ फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए इस 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है d4 में चला जाता है और उसको d5 कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बाह्यतम कोश से, और सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है 4s2 चौथे नंबर वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। Cr+2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और एक कहाँ से निकलेगा d5 से, तो ये कैसा है d5 है ये। तो यहाँ पर कितना ऑर्बिटल्स है, कक्षक कितने 5 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 भरे हुए, क्लियर। तो ये 1 2 3 4 और 5 और 5 भरे हुए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो 4s1 से निकाला, हमें कितने निकालने थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो कहाँ से निकाला 4s1 से, तो दूसरा कहाँ से निकालेंगे 3d5 में से। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज ये निकाल दिया हमने, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब इलेक्ट्रॉन कितने बचे जो अयुग्मित है वो, क्योंकि ये तो 4s0 हो गया, अब ये तो 3p6 सारे पेयर्ड होंगे, तो बच्चे कितने जो अनपेयर्ड है जो अयुग्मित है, अयुग्मित कितने बचे 1 2 3 और 4, क्योंकि ये तो निकाल दिया, तो अयुग्मित कितने बचे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RPMT 2008 में आया क्वेश्चन, O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सीजन कौन से नंबर पे होता है 8 नंबर पे, क्लियर। तो इसका विन्यास क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p4 4 5 6 7 8, तो यानी कि p ऑर्बिटल्स में कितने, p में कितना ऑर्बिटल्स तो 3 ऑर्बिटल्स, तो कितने भरे हुए 4 1 2 3 और 4 भरे हुए। और O-2 का यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए हमने। दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसा ही है और वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी दिख रहा है आपको, सारे पेयर्ड हो गए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर एक भी नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस नियम के अनुसार Cr यानी कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो Cr24 का विन्यास आर्गन 3d5 4s1 यानी आर्गन कितने पे होता है 18 पे, तो 18 ये 18 19 19 और 5 24, तो आर्गन 3d5 4s1 होता है, न कि आर्गन 3d4 4s2 होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5 4s1 होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब तक सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए S भी है और D भी है, तो देखिए यहाँ पर 4s1 S में कितना है 1 है और D में कितने 1 2 3 4 और 5, यानी कि जब तक सारे कक्षकों में ऐसा करेंगे, अगर 3d4 4s2 किया इसका मतलब क्या हुआ इसमें 2 और D में कितने 4 है, यानी कि ये सही है, ये सही है। ये नियम क्या कहता है कि सारे कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो युग्म बनाना शुरू करेंगे। पहले तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और वो जब पूरे हो जाएंगे इसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि पैर बनाना शुरू होगा। तो ये नियम किसने दिया था हुंड ने दिया था, हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन सेकंड सही होगा, हुंड का नियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यह किस नियम के अनुसार होता है। बिल्कुल ही बच्चों का क्वेश्चन है कि ये बात किसने कही थी कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। ये किसने कहा था, ये पाउली ने कहा था, जिसको हम कहते हैं पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। तो यहाँ पर यह किस नियम के अनुसार होता है, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4D इलेक्ट्रॉन के निम्न में से कौन सा सही है 4D इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर, किसके लिए बात हो रही है 4D इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो तो 4D इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू बता दीजिए कितना होगा, n इज इक्वल टू 4 ही होगा, n इज इक्वल टू और l कितना होगा l, तो हम l की बात करें तो s के लिए l कितना होता है 0, p के लिए l कितना होता है 1, d के लिए l कितना होता है 2 और f के लिए l कितना होता है 3। तो यहाँ पर कितना है d है, d के लिए l कितना होगा, तो l के वैल्यू की बात करें तो l का वैल्यू कितना आएगा, l का वैल्यू 2 आएगा, l का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो इधर देखिए n का वैल्यू 4 चार ऑप्शन में, l का वैल्यू 2 होगा तो l का वैल्यू 2 होगा, ऐसे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है। अब देखिए s का वैल्यू, क्या s का वैल्यू कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। s का वैल्यू तो क्या होगा, s का वैल्यू या तो +1/2 या -1/2, s का वैल्यू 0 होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। देखिए n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 और s का वैल्यू 0, ये ऑप्शन हो सकता था लेकिन s का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, तो s का वैल्यू क्या होगा +1/2, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n इज इक्वल टू 2 व l इज इक्वल टू 1 हो तो कक्षक का प्रकार होगा। l इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, l इज इक्वल टू 1 p के लिए होता है, यानी कि p है और p भी कौन सा है 2p है, तो कौन सा हो गया 2p, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 है किसके लिए होता है, l इज इक्वल टू 1 p के लिए होता है और n इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2p। अब ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 2p। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, परमाणु ए बी सी के विन्यास दिए गए, यहाँ पर 3 परमाणु ए बी सी दिए हुए हैं जिसमें उसका परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है हर परमाणु की। ए परमाणु का परमाणु क्रमांक 90 है, न्यूट्रॉन की संख्या 146 है। बी परमाणु में उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 92 है और न्यूट्रॉन की संख्या 146 है। सी परमाणु में परमाणु क्रमांक 90 है और न्यूट्रॉन की संख्या 148 है। और हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उपरोक्त में से गलत कथन चुने, गलत कथन चुनने को कहा गया। 5 स्टेटमेंट दिए हुए, ये देखो 5 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए एंड सी समन्यूट्रॉनिक है। दूसरा स्टेटमेंट ए एंड सी समस्थानिक है। तीसरा स्टेटमेंट ए एंड बी समभारिक है। चौथा स्टेटमेंट बी एंड सी समभारिक है। पांचवा स्टेटमेंट बी एंड सी समस्थानिक है। तो इन 5 स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट को चुनना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको चुनना है। तो चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ए एंड सी सम न्यूट्रॉनिक है, ए एंड सी ये रहे वो सम न्यूट्रॉनिक है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या ए में कितनी है 146 और सी में कितनी है 148,
तो क्या ए एंड सी सम न्यूट्रॉनिक है? नहीं, यानी कि ए कैसा है? गलत स्टेटमेंट है और हमको गलत ही ढूंढना है। तो गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एक तो ए गलत स्टेटमेंट है, क्लियर। बी देखिए ए एंड सी समस्थानिक है। ए एंड सी देखिए ए और सी समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। तो ए का परमाणु क्रमांक कितना है? 90, और सी का परमाणु क्रमांक भी कितना है? 90। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान वो समस्थानिक होते हैं, यानी कि ए और सी समस्थानिक है। तो ए और सी समस्थानिक, यानी कि ये सही है। हमें कौन से कथन ढूंढने हैं? जो गलत कथन है, ये सही कथन है। सी देखिए ए और बी समभारिक है। ए और बी समभारिक है, तो देखिए ए और बी ये समभारिक है, यानी कि उनका परमाणु भार समान है। और परमाणु भार क्या होता है? मतलब कि जिनका परमाणु भार समान हो वो कहलाते हैं समभारिक। तो ए और बी समभारिक है। ए और बी समभारिक है, मतलब कि परमाणु भार समान है। तो परमाणु भार क्या होता है? ध्यान देना, परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने? 90 और यहाँ पर 146। तो हम 90 और 146 को प्लस करते हैं। 90 और 146 को प्लस करते हैं अपन 146 और 90, तो ये कितना आता है? 6। और ये कितना आ जाएगा? 9, 10, 13 और 236, यानी कि ये कितना आ रहा है? इसका एटॉमिक वेट कितना आ रहा है? 236, और बी का 146, और उसमें कितना प्लस करना है? 92 प्लस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 13 और 238, यानी कि ये कितना है? तो ये कितना आया? 238 आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बी का जो परमाणु भार है वो कितना है? 238। ए का परमाणु भार कितना है? 236। बी का परमाणु भार 238। तो क्या ए और बी समभारिक है? नहीं है, यानी कि ए और बी समभारिक ऐसा कहा है तीसरे कथन में, जबकि ए और बी समभारिक नहीं है, यानी कि तीसरा कथन भी असत्य है। तो सी असत्य है, झूठा कथन। हमें गलत कथन की पहचान करने, सी भी गलत कथन है। सी क्या कह रहा है? ए और बी समभारिक है। समभारिक यानी कि परमाणु भार समान, परमाणु भार। और परमाणु भार इट मीन परमाणु भार की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो मिलकर परमाणु भार बनाता है। तो यहाँ पर जो सी है वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, बी और सी समभारिक है। अब समभारिक का मतलब क्या होता है? परमाणु भार समान। परमाणु भार इट मीन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो सी का परमाणु भार देख लेते। तो सी का परमाणु भार कितना है? 148। 148 प्लस 90, तो कितना है? 8, 3 और 238, यानी कि सी का एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार कितना है? 238। यहाँ पर आप देख रहे हो बी का परमाणु भार कितना है? 238। तो बी का परमाणु भार कितना है? 238, और सी का परमाणु भार भी कितना है? 238। सी का परमाणु भार भी 238 और बी का परमाणु भार भी 238। परमाणु भार यानी कि प्रोटॉन जेड के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वो होता है परमाणु भार। तो बी का परमाणु 238 हो गया और सी का परमाणु भार भी 238 हो गया। तो बी और सी के थे समभारिक है, यानी कि डी भी सही है। तो डी सही स्टेटमेंट है। हमको गलत स्टेटमेंट, गलत कथन ढूंढने हैं। तो ए गलत है, ओके, ए कथन गलत है। और कौन सा है? सी कथन गलत है। बी और डी सही है। ई पे देख लेते हैं। बी और सी समस्थानिक है। बी और सी समस्थानिक है। क्लियर? क्या पूछ रहा है? बी और सी समस्थानिक है। तो देखिए अब बी और सी समस्थानिक है, तो बी कितना है? 92 है और सी कितना है? 90 है। तो बी का परमाणु क्रमांक 92 है और सी का परमाणु क्रमांक 90 है। तो क्या दोनों समस्थानिक हुए? समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? जिनका परमाणु क्रमांक Z बराबर हो। समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक Z बराबर हो। इधर Z 92 है, इधर Z 90 है, तो दोनों समस्थानिक नहीं है, यानी कि ई भी कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग है? कौन कौन से? ए, सी और ई। ये तीनों स्टेटमेंट कैसे गलत है? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए, सी और ई। ये रहा ऑप्शन 4, ए, सी और ई। ये चारों कैसे हैं? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? ए, सी, ई चारों रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में इधर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इधर टर्मिनोलॉजी दी हुई है, और हमें इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिए हुए उनके रिगार्डिंग सही जो टर्मिनोलॉजी उसको फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हो? इधर जितने भी स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन पांचों स्टेटमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पर एक सही टर्मिनोलॉजी है। तो बस हमें जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सही टर्मिनोलॉजी को फाइंड आउट करना है। समझ लो, उसको मैच करवाना है।
तो मैं यहाँ पर सीधे ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर अपन देख लेते एक बार ऐसे ही, देखो ये Fe26, 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 तो अपन देख रहे सारे कैसे हैं, सबका परमाणु क्रमांक समान है, यानी कि सब कैसे हैं, समस्थानिक है। तो फर्स्ट क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर। सेकंड देखिए 1H3 और 2He3, यानी कि दोनों का आप देख रहे हो परमाणु भार समान है, तो परमाणु भार समान है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समभारिक, और समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो सेकंड का कौन सा हो जाएगा, आइसोबार डी। तो सेकंड का यहाँ पर होगा डी, सेकंड का क्या होगा, डी। और थर्ड की बात करते हैं, थर्ड देखिए अब, तो थर्ड देखिए अब, थर्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो Ge76 और AS77, अगर इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, Ge में न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, Ge में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं अपन, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो 76 माइनस 32, तो 76 माइनस 32 करेंगे अपन, तो क्या आंसर आएगा इधर, 76 में अपन 32 निकाले अगर, तो कितना हो जाएगा ये 76 माइनस 32, 4 और 4, यानी कि 44। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 44। और एस में निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, एस में 77 माइनस 33, तो 77 माइनस 33, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 44। तो Ge जर्मेनियम और एस आर्सेनिक दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, 44 और 44, यानी कि जर्मेनियम और आर्सेनिक दोनों कैसे, सम न्यूट्रॉनिक। तो तीसरे का कौन सा हो गया, बी हो गया। तो तीसरे का हो जाएगा बी हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा जो है यहाँ पर यूरेनियम 235 और थोरियम 231, अगर हम इनमें बात करें तो ये दोनों जो वो आइसोडाइफर है, ये दोनों जो है वो कैसे, इनका जो न्यूट्रॉन एक्सेस है वो कैसा समान है। तो ये बात करते हैं, तो ये जो फोर्थ हो जाएगा वो होगा आइसोडाइफर होगा, फोर्थ का सी हो जाएगा। और फिफ्थ की बात करें, आप देखिए फिफ्थ को 1H1 और 1D2 1T3, यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम की बात हो रही है। तो ये तीनों कैसे हैं, तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, तीनों कैसे, समस्थानिक है। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, समस्थानिक। तो अगेन जो फिफ्थ का कौन सा होगा, ए हो जाएगा। तो फिफ्थ का कौन सा आएगा, वापिस ए आएगा। तो आप देख लो ए का ए है, तो फर्स्ट का ए है, सेकंड का कौन सा है, डी है, सेकंड का डी। थर्ड का कौन सा है, थर्ड का बी, तो थर्ड का बी। फोर्थ का देखिए, फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी। और फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का ए, तो फिफ्थ का ए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर। तो आज की क्विज में इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच।